हे एवरीवन, दिस इज सिमरन एंड वेलकम टू इग्नू ई पाठशाला। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपने घर में सेफ होंगे और अपनी प्रिपरेशन भी आप रेगुलर बेसिस पे कर रहे होंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स अकाउंटिंग के, दैट इज योर MCO 5। इससे पहले ऑलरेडी मैं MCO 1, MCO 3, MCO 4 और MCO 6 के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिस्कस कर चुकी हूँ। तो अगर आप में से किसी ने नहीं देखा है वो वीडियो जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि वो आपके एग्जामिनेशन में आपको बिल्कुल हेल्प करेगा। ठीक है, तो बिना किसी देर के अपने सेशन को स्टार्ट करते हैं। और अगर आप में से किसी ने अभी तक मेरे इंस्टाग्राम टेलीग्राम चैनल को फॉलो नहीं किया है तो इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा, क्योंकि जितनी भी पीडीएफ्स हैं आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगी। तो इग्नू स्क्वाड को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए अपने सेशन को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली यूनिट है हमारी अकाउंटिंग का ओवरव्यू। तो यहाँ पे जो आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं वो हैं हमारे अकाउंटिंग की डेफिनेशन, अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स, अकाउंटिंग एज अ पार्ट ऑफ इंफॉर्मेशन सिस्टम, ब्रांचेस अकाउंटिंग की, रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट, अकाउंटिंग के कॉन्सेप्ट्स, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया। अब अगर मैं ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग की बात करूं, जिसके अंदर आपके आते हैं फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग। तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग से अलग से क्वेश्चन पूछा गया है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग से अलग से क्वेश्चन पूछा गया है, डिफरेंस भी पूछा गया है फाइनेंशियल अकाउंटिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग के बीच में। ठीक है, तो इसको जरूर से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट बात करूँ रोल ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। ये बार बार पूछा गया आपके पेपर में। ठीक है, कई बार सेम ही क्वेश्चन सेम ही पैटर्न पे पूछा गया है, तो इसको अच्छे से जरूर प्रिपेयर कर लीजिएगा। ओके, शायद मुझे ये बताने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि हम लोग खुद कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो हमें पता है कि अकाउंट्स बिना अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स के अधूरी होती है ना। तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से पढ़ के जाइएगा, कि हो सकता है स्पेसिफिकली कोई कॉन्सेप्ट पूछ ले या आपसे बोल दे कि कुछ कॉन्सेप्ट्स आप एक्सप्लेन करिए। ठीक है, तो इनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हालांकि हम लोग 11th से ये पढ़ते आ रहे हैं तो हम सबको ये याद ही रहते हैं, फिर भी एक बार गो थ्रू कर लीजिएगा। ठीक, और अगर मैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात करूं तो इसमें आप ऑब्जेक्टिव्स और इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ लीजिएगा अच्छे से। ठीक है, और अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स ऑफ इंडिया बहुत ज़्यादा इसमें कुछ दिया नहीं है आपको। यहाँ पे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स याद करने की स्पेसिफिकली कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि पेपर में पूछा नहीं जाता है। अगर आप पेपर में खुद लिखना चाहते हैं तो आप पढ़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पेपर में स्पेसिफिकली आपसे अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं पूछेगा। ठीक है, तो चलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट की तरफ। नेक्स्ट यूनिट है हमारी बेसिक कॉस्ट कॉन्सेप्ट्स। यहाँ पे जो आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो है नीड फॉर कॉस्ट डेटा, कॉस्ट के कॉन्सेप्ट्स, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट, मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग एंड टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग। यहाँ पे अगर मैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट की बात करूँ तो यहाँ पे डिफरेंट क्राइटेरिया है जिनके बेसिस पे कॉस्ट को डिवाइड किया गया है ना। तो हर एक क्राइटेरिया पेपर में पूछा गया है आपसे। ठीक है, स्पेसिफिकली भी पूछा गया है, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के टर्म्स में भी पूछा गया है कि एक्सप्लेन करिए, लेकिन स्पेसिफिकली बहुत बार पूछा गया है। ठीक है, तो हर एक क्राइटेरिया, हर एक बेसिस को अच्छे से पढ़ जरूर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट अगर मैं मेथड्स ऑफ कॉस्टिंग की बात करूं तो यहाँ पे यूनिट कॉस्टिंग, प्रोसेस कॉस्टिंग के बारे में कई बार पूछा गया पेपर में। और बाकी जितनी कॉस्टिंग है इतना पूछा तो नहीं गया है, लेकिन हाँ मैं ये जरूर कहूंगी कि एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, एक बार कहते हैं ना सरसरी निगाह से देख जरूर लीजिएगा, छोड़ के मत जाइएगा। अगर पूछ लिया जाए तो आप पेपर में इजिली लिख सके। ठीक, बाकी यूनिट कॉस्टिंग और प्रोसेस कॉस्टिंग पेपर में पूछा गया स्पेसिफिकली। ठीक है, और टाइप्स ऑफ कॉस्टिंग की अगर मैं बात करूं तो यहाँ से मार्जिनल कॉस्टिंग पूछा गया। हालांकि मार्जिनल कॉस्टिंग खुद में एक अपना अलग चैप्टर ही है, तो अगर आप यहाँ से पढ़ लेंगे तो भी ठीक है, और वहां पे आपको वैसे भी डिटेल में पढ़ना है तो आप वहीं पढ़ सकते हैं। ठीक, बाकी जो आपके एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है, हिस्टोरिकल कॉस्टिंग है, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग है, पेपर में ऐसे स्पेसिफिकली नहीं पूछा है, लेकिन पढ़ जरूर लीजिएगा। ठीक, चलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट की तरफ। अब नेक्स्ट यूनिट है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे आपके जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो है नेचर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कंटेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, कंसेप्ट्स ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू, फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि है नॉन कॉर्पोरेट एंटिटीज का, एंड बेसिक प्रिंसिपल्स गवर्निंग द प्रिपरेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। तो यहाँ पे अगर मैं कंटेंट्स ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको सब चीजें नहीं पढ़नी। हालांकि आपको ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इन सब के बारे में खुद ही नॉलेज होगी, हम लोग 11th से पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी एक बार गो थ्रू करने की जरूरत होती है। पेपर में जो पूछा गया है वो बता देती हूँ। ठीक है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जो हमारा ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस आते हैं इसके बारे में पूछा गया है, ऑपरेटिंग इनकम के बारे में भी पेपर में पूछा गया है। ठीक है,
नेक्स्ट इसी में अगर आगे बढ़े तो इसमें आता है हमारा टॉपिक बैलेंस शीट। अब पेपर में बैलेंस शीट डायरेक्टली नहीं पूछा गया है, ठीक है। अगर आपने थोड़ा भी ध्यान से पढ़ा होगा तो पहली जो लाइन है आपकी जो बैलेंस शीट टॉपिक है उसमें क्या लिखी है, द प्रोसेस ऑफ प्रिपरेशन एंड प्रेजेंटेशन ऑफ बैलेंस शीट इन्वॉल्व्स 2 स्टेप्स, दैट इज ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग। तो पेपर में ग्रुपिंग एंड मार्शलिंग के नाम से पूछा गया है, ठीक है। इन टर्म्स को यूज करके बैलेंस शीट के बारे में आपसे पूछा गया है, ठीक। तो कई चीजों को आप ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। पेपर में कई बार चीजें डायरेक्टली नहीं पूछी जाती, इनडायरेक्टली पूछी जाती हैं। वो इसीलिए क्योंकि जो लोग नीरज नीरज पढ़ते हैं उसमें जो टर्मिनोलॉजी होती है वो जरूरी नहीं है आपको सेम मिल जाए। मैं ऐसा नहीं कह रही कि मिलेगी नहीं, बिल्कुल मिलेगी, लेकिन जो बुक की बात होती है वो कोई भी गाइड नहीं उसको रिप्लेस कर सकती है ना। तो थोड़ा टर्मिनोलॉजी पे भी ध्यान दीजिएगा। पेपर में डायरेक्टली बैलेंस शीट नहीं पूछा गया था, ग्रुपिंग्स एंड मार्शलिंग पे ही क्वेश्चन आया था, ठीक। तो ये टॉपिक आपका इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करें कॉन्सेप्ट्स ऑफ कैपिटल एंड रेवेन्यू की। तो आपको पता होना चाहिए कि कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, डिफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है, ठीक है। कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर के बीच में डिफरेंस भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि पेपर में पूछा है, ओके। अब नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाए जो कि है हमारा फॉर्मेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। तो इसमें एक कॉलम है आपका वर्टिकल फॉर्मेट का, है ना। तो इसमें से क्वेश्चन आया है जो कि आया है आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट और लॉस से, ठीक है। उन्होंने ऑपरेटिंग इनकम्स और नॉन ऑपरेटिंग इनकम्स के बारे में पेपर में पूछा था, ठीक है। तो इसको जरूर से रीड आउट कर लीजिएगा, ओके। अब यहाँ पे मैं एक टॉपिक मेंशन करना भूल गई हूँ, तो प्लीज आप लोग नोट डाउन कर लीजिएगा। कॉर्पोरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर डिविडेंड एक टॉपिक है ना। इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। और इंटरिम डिविडेंड के ऊपर क्वेश्चन स्पेसिफिकली पेपर में पूछा गया है। तो मैं तो यही कहूंगी कि सारे डिविडेंड्स को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि मुझे जितना याद है कि डिविडेंड्स पे भी क्वेश्चन आया हुआ है पेपर में, ठीक है। तो अच्छे से एक बार इसको भी पढ़ लेना आप लोग, ओके। चलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट की तरफ। नेक्स्ट यूनिट है हमारी अंडरस्टैंडिंग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अब यहाँ पे जो आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो है रिजर्व्स एंड प्रोविजंस, कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रॉफिट्स, यूजेस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड लिमिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक चीज मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगी कि जो इसके फॉर्मेट है इसको अच्छे से एक बार आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि फॉर्मेट बनाने को भी बोल देता है पेपर में, ठीक है, या फिर क्वेश्चंस ही आ जाते हैं। तो अगर आपको फॉर्मेट नहीं पता होगा तो आप क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मेट को एक बार पढ़ लीजिएगा। 11th-12th में ऑलरेडी हम लोगों ने ये सब पढ़ा हुआ है, आप लोग ने भी ऑब्वियसली पढ़ा ही होगा, तो एक बार गो थ्रू जरूर कर लेना आप लोग, ओके। बाकी मैं अगर रिजर्व्स एंड प्रोविजंस की बात करूं तो जितने भी रिजर्व्स आपके बुक में मेंशन किए हुए हैं उनको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। रिजर्व्स और प्रोविजन के बीच में जो डिफरेंस है उसे भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, पेपर में पूछा जाता है, ओके। यहाँ पे हमारा ब्लॉक 1 कंप्लीट हो जाता है। अब चलते हैं अपने ब्लॉक 2 की तरफ। नेक्स्ट यूनिट है हमारी टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस। काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये आपका, ठीक है। इसमें से बहुत ज्यादा क्वेश्चंस आते हैं, मतलब इसमें हर एक टॉपिक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट आपका हो जाता है, ठीक। देख लेते हैं एक बार कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं। टेक्निक्स ऑफ फाइनेंशियल एनालिसिस, कॉमन साइज स्टेटमेंट, कंपैरेटिव स्टेटमेंट्स, ट्रेंड एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, यूजेस ऑफ रेशियो एनालिसिस, लिमिटेशंस एंड यहाँ से आपके आ जाते हैं न्यूमेरिकल्स, ठीक है। कॉमन साइज स्टेटमेंट और कंपैरेटिव स्टेटमेंट की बात करूं तो इसके बीच में कई बार आपको डिफरेंस पूछा गया है, ठीक है। तो इसको डिफरेंस की तरह भी जरूर से प्रिपेयर कर लीजिएगा। ट्रेंड एनालिसिस से बहुत बार क्वेश्चन आया है। रेशियो एनालिसिस से क्वेश्चन लगभग आते ही आता है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स में भी आ जाता है, न्यूमेरिकल्स भी काफी आते हैं, ठीक। तो हर एक रेशियो को अच्छे से पढ़ के जरूर जाइएगा। डेट इक्विटी रेशियो हो गया आपका, ठीक है, और कवरेज रेशियो हो गया, इन सबसे क्वेश्चंस बनते हैं। लिक्विडिटी एनालिसिस रेशियो है, तो इन सबको अच्छे से जरूर पढ़ के जाइएगा और सबकी थोड़ी थोड़ी डेफिनेशन भी याद रखिएगा कि अगर शॉर्ट नोट्स में भी अगर लिखने को आ जाता है तो आप इजीली लिख सकें। हालांकि अगर आपको फॉर्मूले याद रहेंगे तो डेफिनेशन बनाना कोई इसमें बहुत ही डिफिकल्ट टास्क नहीं है, मुझे लगता है ना। एक चीज यहाँ से ध्यान रखिएगा कि यहाँ से न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। न्यूमेरिकल्स किससे आते हैं? आपके रेशियो एनालिसिस से ही आते हैं, ठीक है। तो फॉर्मूलेस को याद कर लीजिएगा और अगर सब कुछ प्रिपेयर कर चुके हैं तो एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी जरूर कर लीजिएगा, ओके। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। अब नेक्स्ट यूनिट है हमारी स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन फाइनेंशियल पोजीशन। यहाँ पे जो टॉपिक्स आपके इंपॉर्टेंट है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ फंड्स, फ्लो ऑफ फंड्स, सोर्सेज ऑफ फंड्स एंड यूजेस ऑफ फंड्स,
फंड फ्लो स्टेटमेंट एंड इम्पोर्टेंस ऑफ फंड फ्लो स्टेटमेंट, और यहाँ से न्यूमेरिकल्स भी आपसे पूछे जाते हैं। ठीक है, अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड पे। अब नेक्स्ट यूनिट है हमारी कैश फ्लो एनालिसिस। यहाँ पे जो आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो है कैश फ्लो स्टेटमेंट्स, कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंशियल एक्टिविटीज, यूजेस ऑफ कैश फ्लो स्टेटमेंट और डिफरेंस कैश फ्लो स्टेटमेंट और फंड फ्लो स्टेटमेंट में, और यहाँ से भी आपके न्यूमेरिकल्स पूछे जाते हैं। ठीक है, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से स्पेसिफिकली क्वेश्चन पूछा गया है, तो ये तीनों एक्टिविटीज को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, फॉर्मेट भी एक बार अच्छे से देख लीजिएगा, मैंने आपको बताया, फंड फ्लो का भी देख लीजिएगा और कैश फ्लो दोनों का ही देख लीजिएगा, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी पूछे जाते हैं तो फॉर्मेट पता होना काफी जरूरी है। ठीक है, डिफरेंस को भी अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा। ओके, यहाँ पे एक चीज और मेंशन करना चाहूंगी कि इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा, क्योंकि एंड में मैं आपको आपके न्यूमेरिकल से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूंगी, जो कि मेरा एक एनालिसिस है आपके प्रीवियस ईयर पेपर को लेके। ठीक है, तो एंड तक वीडियो को जरूर देखिएगा, और अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक भी कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट यूनिट पे। तो हमारा ब्लॉक 2 कंप्लीट हो गया है। अब डिस्कस करते हैं ब्लॉक 3 की पहली यूनिट, जो कि है हमारी बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ बजटिंग। देखिए, ये पूरा ब्लॉक ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, बजटिंग का लगभग हर एक टॉपिक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेपर में बजटिंग से रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन तो आते ही आते हैं। ठीक है, तो बजटिंग अच्छे से प्रिपेयर करिएगा। ठीक, यहाँ पे जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो है आपका बजटिंग की मीनिंग, डेफिनेशन ऑफ बजट एंड बजटरी कंट्रोल, एडवांटेजेस बजटिंग के, लिमिटेशंस, एस्टैब्लिशिंग ऑफ बजटिंग एंड क्लासिफिकेशंस ऑफ बजट्स। पेपर में आपके सिंपली ये भी पूछा गया है कि बजटिंग और बजट में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, या फिर इन दोनों को आप प्रॉपरली डिफाइन करिए। तो यहाँ से एकदम बेसिक क्वेश्चंस ही बनेंगे, और ये इंट्रोडक्टरी पार्टी है आपका बजटिंग का, तो इसको अच्छे से जरूर पढ़ लीजिएगा। ओके, चलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट की तरफ। नेक्स्ट है हमारा प्रिपरेशन एंड रिव्यू ऑफ बजट्स। कि यहाँ से जो आपके क्वेश्चंस पूछे गए हैं बेसिकली वो कुछ थ्योरी पोर्शन में पूछे गए हैं और कुछ प्रैक्टिकल भी पूछे गए हैं। ठीक है, जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो है आपके सेल्स बजट, प्रोडक्शन बजट, कैश बजट, मास्टर बजट, और मैंने आपको बताया ना न्यूमेरिकल्स यहाँ से आते आते। कैश बजट से काफी ज्यादा आपका थ्योरी पोर्शन पूछा गया है। सेल्स बजट की बात करूं, प्रोडक्शन बजट की बात करूं, तो यहाँ से आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, आपको फॉर्मेट बनाने को बोला है बजट का, तो मैं तो कहूंगी कि एक बार देख लीजिएगा। हालांकि मुझे नहीं लगता कि आना चाहिए ये पेपर में, क्योंकि काफी ज्यादा लेंथी भी हो जाता है, लेकिन फिर भी पेपर में आया है तो एक बार देखना बनता है। राइट, चलते हैं अपनी दूसरी यूनिट की तरफ। नेक्स्ट यूनिट है हमारी अप्रोचेस टू बजटिंग, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन आया। बेसिकली अगर मैं यहाँ से बात करूँ तो आपका शॉर्ट नोट्स में ज्यादा पूछा गया है। ठीक है, फिक्स बजटिंग है, फ्लेक्सिबल बजटिंग है, दोनों के बीच में डिफरेंस बहुत बार पेपर में आया है। ठीक, जीरो बेस्ड बजटिंग है, परफॉर्मेंस बेस्ड बजटिंग है, इन पे शॉर्ट नोट्स पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको एक बार पढ़ लीजिएगा। ओके, तो यहाँ पे हमारा ब्लॉक 3 भी कंप्लीट हो जाता है। ठीक, चलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉक की तरफ। अब नेक्स्ट है हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ब्लॉक है ये भी आपका। ठीक है, एग्जामिनर का एक तरह से कह लीजिए फेवरेट ब्लॉक है, क्योंकि हर बार क्वेश्चन आया ही आया है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग से। ठीक, चाहे वो थ्योरी पोर्शन में हो चाहे आपके प्रैक्टिकल पोर्शन में हो, आता ही आता है। ठीक है, टॉपिक्स देख लेते हैं जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। मीनिंग स्टैंडर्ड कॉस्ट का, कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, ऑब्जेक्टिव स्टैंडर्ड कॉस्टिंग की, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटिंग के बारे में, एडवांटेजेस, लिमिटेशंस और कॉन्सेप्ट ऑफ स्टैंडर्ड आर। स्टैंडर्ड आर आपका शॉर्ट नोट से पूछा गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी आया है कि स्टैंडर्ड कॉस्ट और स्टैंडर्ड कॉस्टिंग में क्या डिफरेंस होता है, या फिर दोनों में मैं कह सकती हूँ क्या अंतर है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और पूछा गया है स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और बजटिंग में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, तो इसको पढ़ लेना आप लोग। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। नेक्स्ट यूनिट है हमारा वेरिएंस एनालिसिस। अब देखिए, यहाँ से आपका बेसिकली जो थ्योरी पोर्शन है वो कम आता है। ठीक, यहाँ से जो पूछे जाते हैं वो न्यूमेरिकल्स ही पूछे जाते हैं। हर बार पेपर में न्यूमेरिकल आया ही आया है। वेरिएंस एनालिसिस पार्ट 1 की बात करूं या पार्ट 2 की बात करूं, तो यहाँ से न्यूमेरिकल्स प्रिपेयर करिएगा अच्छे से, और थोड़ा बहुत थ्योरी पोर्शन पढ़ जरूर लीजिएगा, क्योंकि एग्जामिनर का तो कुछ भरोसा नहीं होता है, कुछ भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो हर तरफ से आपको हर चीज आनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट है वो क्या ज्यादा इम्पोर्टेंट है, हमारे न्यूमेरिकल ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे।
और ये भी मैंने आपको बता दिया कि वेरिएंस एनालिसिस पार्ट 2 में भी न्यूमेरिकल से इंपॉर्टेंट है, लेकिन थ्योरी को छोड़ के मत जाइएगा, थोड़ा बहुत एक ओवरव्यू जरूर ले लीजिएगा। ठीक, चलते हैं अपनी नेक्स्ट स्लाइड की तरफ। अब नेक्स्ट यूनिट है हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग। यहाँ पे जो आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो हैं कॉन्सेप्ट ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, यूजेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, एसेंशियल्स ऑफ सक्सेस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी अकाउंटिंग, ट्रांसफर प्राइसिंग एंड मेथड्स ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग। यहाँ से भी काफी बार क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, ट्रांसफर प्राइसिंग पे भी कई बार पेपर में क्वेश्चन आया है, मेथड्स ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग पे भी पेपर में क्वेश्चन पूछा गया है। बेसिकली अगर बताऊं तो ये टॉपिक आपका शॉर्ट नोट्स में भी पूछा गया है, लेकिन टॉपिक काफी वाइड है तो लॉन्ग में भी आ सकता है। तो लॉन्ग की तरह ही प्रिपेयर करके जाइएगा, ताकि अगर लॉन्ग में लिखना पड़े तो लॉन्ग में लिख सकते हैं, शॉर्ट में लिखना पड़ेगा तो कोई दिक्कत होगी नहीं अगर लॉन्ग प्रिपेयर है ना। तो इसको एक बार गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा। ठीक, चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। यहाँ पे हमारा ब्लॉक 4 भी कंप्लीट हो गया। अब चलते हैं अपने लास्ट ब्लॉक की तरफ, दैट इज ब्लॉक 5। उसकी पहली यूनिट देख लेते हैं जो कि आपकी मार्जिनल कॉस्टिंग। यहाँ पे जो आपके टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं वो हैं कॉन्सेप्ट ऑफ मार्जिनल कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो क्वेश्चन आया हुआ है, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो पे भी। ठीक है, शॉर्ट नोट्स में पूछा गया है, और लिमिटेशंस ऑफ मार्जिनल कॉस्टिंग। ठीक, बाकी और ज्यादा इसमें कुछ पढ़ने को नहीं है, और अगर आपने पूरा पढ़ लिया है तो अच्छी बात है, लेकिन पेपर में जो पूछा गया है वो यहीं से ही पूछा गया है। ठीक है, बाकी यहाँ से एक दो बार आपके न्यूमेरिकल क्वेश्चंस भी पूछे गए हैं। ठीक है, तो अगर टाइम हो तो एक बार न्यूमेरिकल्स को भी गो थ्रू कर लीजिएगा, वरना फिर कोई बात नहीं है, लेकिन स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के जरूर से कर लीजिएगा क्योंकि पेपर में आते ही आते हैं। ठीक, चलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट की तरफ। नेक्स्ट यूनिट है हमारी ब्रेक इवन एनालिसिस। ये यूनिट भी आपकी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, लेकिन टॉपिक जो आपके इंपॉर्टेंट बन जाते हैं वो है आपका ब्रेक इवन एनालिसिस, ब्रेक इवन पॉइंट, रिक्वायर्ड सेल फॉर डिजायर्ड प्रॉफिट्स, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एंड अजम्पशंस इन ब्रेक इवन एनालिसिस। अब इस पर्टिकुलर यूनिट को आप थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के लिए थोड़ा बहुत प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल तो फॉर श्योर आता ही आता है यहाँ से। ठीक है, आपको ब्रेक इवन पॉइंट निकालने को बोल देता है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने को बोल देता है। ठीक है, और क्वेश्चंस इससे मैं कहूँ तो पार्ट्स में पूछते हैं। ठीक है, तो इसको अच्छे से पढ़ जरूर लीजिएगा। ओके, आते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट की तरफ। नेक्स्ट यूनिट है हमारी रेलेवेंट कॉस्ट फॉर डिसीजन मेकिंग। अब यहाँ से मुझे एज सच कुछ बहुत ज़्यादा खास टॉपिक्स कवर होते हुए नहीं दिखे पेपर में, सिर्फ एक यही टॉपिक कवर होता दिखा है, मेक और बाय डिसीजंस, वो भी न्यूमेरिकल के फॉर्म में पूछा गया। ठीक है, थ्योरी पोर्शन एज सच यहाँ से तो नहीं पूछा गया, बाकी और कोई टॉपिक्स मैंने तो नहीं देखा कि पूछा है पेपर में। तो आप यहाँ से अगर ये प्रिपेयर करना चाहें तो कर सकते हैं, वरना अगर आप ये चैप्टर स्किप भी कर देंगे तो मेरे ख्याल से इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, हालांकि बीइंग अ टीचर मैं ये नहीं कह सकती या मुझे ये नहीं कहना चाहिए कि आप इस पर्टिकुलर टॉपिक को स्किप कर जाइए, लेकिन आपके प्रीवियस ईयर में मुझे यहाँ से कुछ भी ऐसे क्वेश्चंस नहीं दिखे या कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं दिखा। न्यूमेरिकल भी मेरे ख्याल से सिर्फ किसी एक ही ईयर में पूछा गया यहाँ से। ठीक है, तो अगर आपके पास टाइम है, पढ़ लिया है, वेल एंड गुड। अगर टाइम नहीं है और नहीं पढ़ा है तो मेरे हिसाब से इस चैप्टर को आप टच भी मत करना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी अगर एक चैप्टर आप छोड़ देते हैं। ठीक, चलते हैं अपनी नेक्स्ट यूनिट की तरफ। अब नेक्स्ट यूनिट है हमारी रिपोर्टिंग टू मैनेजमेंट। ये यूनिट भी आपकी काफी इंपॉर्टेंट है, पेपर में कई बार यहाँ से क्वेश्चंस आए हैं। ठीक, यहाँ पे जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो है आपके कॉन्सेप्ट ऑफ मैनेजमेंट रिपोर्टिंग, ऑब्जेक्टिव्स, टाइप्स ऑफ रिपोर्ट्स, मोड्स ऑफ रिपोर्टिंग एंड एसेंशियल्स ऑफ सक्सेसफुल रिपोर्टिंग। ऑब्जेक्टिव से कई बार क्वेश्चन आया है, टाइप्स पूछे गए हैं रिपोर्टिंग के, मोड्स भी पूछे गए हैं पेपर में रिपोर्टिंग के। ठीक है, तो इस चैप्टर को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, पूरा थ्योरी पोर्शन ही है यहाँ पे, तो ये टॉपिक काफी इंपॉर्टेंट बन जाता है। ठीक, चलिए चलते हैं अपनी लास्ट यूनिट तरफ। तो लास्ट यूनिट है हमारी रीसेंट डेवलपमेंट्स इन अकाउंटिंग। अब यहाँ पे जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है वो है इन्फ्लेशन अकाउंटिंग, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग, सोशल अकाउंटिंग, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट एंड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग पे कई बार क्वेश्चन आया है, और अगर मैं बताऊं तो इन्फ्लेशन अकाउंटिंग में भी बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग में भी क्वेश्चन आए हैं, स्ट्रैटेजिक कॉस्ट मैनेजमेंट में भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, और इन्वायरमेंटल कॉस्टिंग पे भी, एनवायरमेंटल अकाउंटिंग पे भी, सोशल अकाउंटिंग पे शायद एक या दो बार ही आया है, लेकिन बाकी सब टॉपिक्स कई बार रिपीट हुए हैं पेपर में। ठीक है, तो इसको गो थ्रू जरूर कर लीजिएगा। ओके, डिस्कस कर लेते हैं कि जो मैंने आपको बताया था कि मुझे आपसे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना है। ठीक है, देखिए आपके अकाउंट्स के पेपर में न्यूमेरिकल पोर्शन आता ही आता है। ठीक है,
तो इस चीज़ को दिमाग से एकदम निकाल दीजिएगा कि अगर आप सिर्फ थ्योरी प्रिपेयर करके जाएंगे तो पेपर हो जाएगा। किस्मत अच्छी रही तो बिल्कुल हो जाएगा लेकिन अगर किस्मत अच्छी नहीं रही तो सच में प्रॉब्लम हो सकती है। उसकी वजह बताती हूँ। देखिए, कई बार आपके पेपर में जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो लगभग आपके क्वेश्चन रहते हैं 8 to 9 के बीच में, ठीक है। कई बार 8 क्वेश्चन पूछे गए, कई बार 9 क्वेश्चन पूछे गए, और इनको पार्ट्स में डिवाइड भी कर देते ए बी में, ठीक। तो अगर मैं आपके प्रीवियस ईयर पेपर के हिसाब से बात करूं तो 3 से 4 न्यूमेरिकल क्वेश्चंस पूछे गए हैं आपके पेपर में, ठीक है। तो अगर आप खुद सोचिए कि अगर आपके पेपर में लेट्स से कि 8 क्वेश्चंस आते हैं और अगर 3 से 4 क्वेश्चंस आपके सिर्फ न्यूमेरिकल बेस्ड हो जाते हैं तो आपके पास कितना ही पोर्शन बचा थ्योरी का। आपको एक ना एक न्यूमेरिकल तो करना ही पड़ जाएगा, है ना। और आपको पता ही है कि न्यूमेरिकल आएगा वो 20 मार्क्स का आएगा ही आएगा। तो यहाँ पे मैं कभी भी नहीं सजेस्ट करूंगी कि आप न्यूमेरिकल्स मत पढ़ के जाइए, ठीक है। न्यूमेरिकल्स को अच्छे से ज़रूर प्रिपेयर करके जाइएगा। कई बार ऐसा भी हुआ है कि 2 न्यूमेरिकल्स आए हैं, कई बार ऐसा भी हुआ है कि 4 न्यूमेरिकल्स भी आए हैं, ठीक है। तो इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एटलीस्ट ब्रेक इवन एनालिसिस, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग, इसके तो पढ़ के ही जाइएगा, और रेशियो एनालिसिस, इन 3 के कवर कर लीजिएगा। बाकी के अगर आप कवर कर पाए ठीक है, नहीं कर पाए तो छोड़ दीजिएगा, बहुत ज़्यादा बर्डन मत लीजिए। लेकिन कोशिश करिए कि इन तीनों के ज़रूर कवर कर लीजिए। किसके किसके? ब्रेक इवन एनालिसिस के, स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के, और आपका रेशियो एनालिसिस के, ठीक है। एक चीज़ यहाँ पे और बता दूं, जैसे मैंने आपको बताया ना कि कुछ क्वेश्चंस को पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। लेट्स से ये पार्ट ए कर दिया और ये पार्ट बी कर दिया। अब पता है क्या करेंगे? पार्ट ए में आपको दे देंगे क्वेश्चन न्यूमेरिकल, ओके, प्रैक्टिकल बेस्ड, और पार्ट बी में क्या दे देंगे? थ्योरी। अब आप सोचेंगे कि मैं थ्योरी पोर्शन अटेम्प्ट कैसे करूं क्योंकि आपको प्रैक्टिकल नहीं आता है। तो एक तरह से आप देखेंगे तो आपका पूरा ही पोर्शन छूट जाएगा। थ्योरी आते हुए भी आपको छोड़ना पड़ेगा क्योंकि आपको प्रैक्टिकल ही नहीं आता है ना। तो यहाँ पे प्रैक्टिकल को मत छोड़ के जाइएगा। किस्मत अगर अच्छी रही तो अगर 9 क्वेश्चंस आए, सिर्फ 2 ही क्वेश्चंस आपके न्यूमेरिकल आए, तो अब तो आप पूरा पेपर आराम से अटेम्प्ट कर सकते हैं बिना प्रैक्टिकल को टच किए। हाँ, यहाँ पे एक चीज़ और मेंशन करूंगी, अगर प्रैक्टिकल अच्छे से आता है तो ही उसको छूइएगा। अगर आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन ज़्यादा है, जैसे अगर 9 क्वेश्चन आ जाते हैं और सिर्फ 2 ही प्रैक्टिकल आया है तो छोड़ दीजिएगा, क्योंकि मेरे ख्याल से मुझे जितना याद है 5 क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने होते हैं, तो वो इजीली आपके अटेम्प्ट हो जाने हैं, है ना। लेकिन अगर पेपर में सिर्फ 8 क्वेश्चंस आ गए और उसमें से अगर 2 या 3 आपके न्यूमेरिकल बेस्ड आ गए तब तो सच में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना। तो इसीलिए बी एट अ सेफर साइड। अगर क्वेश्चंस ज़्यादा रहते हैं और लगता है कि न्यूमेरिकल आपको नहीं आ रहा है तो पूरा थ्योरी पोर्शन ही अटेम्प्ट कर लीजिएगा, मेरा यही सजेशन है। क्योंकि रिस्क लेने का कोई मतलब नहीं है, वही चीज़ को दोबारा दोबारा पढ़ना, बैक पेपर देना मेरे ख्याल से सही नहीं लगता है। लेकिन हाँ, अगर सिचुएशन ऐसी है कि अटेम्प्ट करना ही करना है तो सेफर साइड यही है कि एटलीस्ट ये 3 टॉपिक्स के आप न्यूमेरिकल्स पढ़ लें, थोड़ा बहुत न्यूमेरिकल्स करके जाएं, तो आपको वहाँ पे थोड़ा एग्जाम में क्लियर रहेगा, आप इजीली कर भी लेंगे, ठीक है। क्योंकि ये पेपर बेसिकली आपका जून जुलाई वाले सेशन का था जो कि काफ़ी लेट हो गया है। तो अगर मैं जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं जो लेटेस्ट, उनकी अगर बात करूं तो जून 19 में आपका स्टैंडर्ड कॉस्टिंग और रेशियो से आया था क्वेश्चन न्यूमेरिकल बेस्ड, ठीक है। फिर अगर मैं जून आपका 18 की बात करूं तो रेशियो से आया है, ब्रेक इवन एनालिसिस से आया है और प्रोडक्शन बजट से आया है। 17 की बात करूं तो रेशियो से 2 क्वेश्चंस आए हैं, बाय और मेक कमोडिटी से आया है और ब्रेक इवन एनालिसिस से आया है। 16 की बात करूं तो कैश फ्लो से आया है, वेरिएंस से आया है और फ्लेक्सिबल बजट। 15 की बात करूं तो फंड फ्लो, कैश बजट और ब्रेक इवन, और 19 के बारे में मैंने आपको अभी बता ही दिया। तो इन ऑल समझ लीजिए कि 3 से 4 क्वेश्चन आपके आने ही आने हैं पेपर में। तो उस हिसाब से अपना दिमाग को प्रिपेयर कर लीजिए कि हाँ, मुझे वहाँ पे 4 क्वेश्चन मिल सकते हैं। तो अगर आप इस चीज़ को प्रिपेयर कर लेंगे, जितना अच्छे से समझ लेंगे, तो वहाँ पे आप पैनिक नहीं करेंगे, वरना सच में वहाँ पे बहुत ज़्यादा पैनिक वाली सिचुएशन हो जाती है। और एटलीस्ट जो मैंने आपको 3 चैप्टर्स बताए हैं उनके न्यूमेरिकल्स को प्रिपेयर कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी अगर किस्मत बहुत अच्छी रही तो हो सकता है कोई न्यूमेरिकल अटेम्प्ट करना ना पड़े। और अगर 4 का माइंडसेट बना के चलेंगे कम से कम, तो ये रहेगा कि अगर पेपर में 4 अटेम्प्ट करने भी पड़ते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, कम अटेम्प्ट करने पड़ेंगे तब तो फिर अच्छी ही बात है, और कोई भी नहीं अटेम्प्ट करना पड़ेगा तो सच्ची बात कहीं हो नहीं सकती है, ठीक है। तो आई होप मेरा ये सजेशन आपको काफ़ी काम आए। और आज का हमारा सेशन भी यहीं तक था। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में और डिस्कस करेंगे
दूसरे एमसीओ के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को। ठीक है, तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। प्लीज चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दिएगा ताकि मैं जब भी वीडियोस को अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर जाए। अपने फीडबैक जरूर दीजिएगा कि वीडियोस कैसी लग रही हैं, और अगर कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो बिल्कुल बताइएगा। मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, बाय बाय, टेक केयर।